अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सबसे पहले हम शो के आगाज़ करेंगे एशिया कप से, और क्रिकेट की जो बातें हैं वो वैसे ही बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ठंडी हवाओं के झोंके जो हैं वो आ गए हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए आज दो बड़ी जो है खुशखबरियाँ हैं और दोनों टीम के अज़्म और क्रिकेट की अखलाकियात से जुड़ी हुई हैं। पहले एशिया कप T20 के ग्रुप मरहले में अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने UAE को 41 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 में क्वालिफाई कर लिया है। दुबई में खेले गए इस मैच में ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। फ़खर जमान ने निफ्स सेंचुरी स्कोर की और टीम को कहते हैं कि मुस्तहकम बुनियादों पर मजबूत कर दिया। और शाहीन शाह आफरीदी ने जारहाना अंदाज में खेलते हुए 29 रन बनाकर टीम को कहते हैं कि मजीद रन का इजाफा दिया। दूसरी तरफ UAE मुकर्ररा हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 105 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के कहते हैं कि बॉलिंग अटैक ने हमले करते हुए 18वें ओवर्स में सबको पटरी से उतार दिया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान टीम के कप्तान और मैनेजर से माफ़ी मांग ली है, जिसकी हमने बार बार कल आपको फुटेज और तस्वीर भी जारी हुई हैं। पाइक्राफ्ट ने भारत पाकिस्तान मैच के दौरान दोनों कप्तानों को मुसाफा और हैंड शेक करने से मना कर दिया था, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त एहतजाज किया था। अब एंडी पाइक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन करार देते हुए माजरत कर ली है और इसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। ये माफ़ी क्रिकेट के रवायती इक़्तिदार और खेल के एहतराम के लिए माली तौर पर अहम पैगाम देती है। इस सारी सूरत हाल को आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी दो चीज़ें हुई हैं और सबसे अहम ज़रूरी था कल का मैच जो कि पाकिस्तान वर्सेस UAE ने खेला है, और पाकिस्तान को अपनी जगह बनाने के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा करते हुए क्वालिफाई कर लिया है सुपर 4 मरहले में। और अगर हम थोड़ी सी टीम के ऊपर बात करें तो अगर हम अपने टॉप बैटर्स की बात करें, ओपनिंग जोड़ी की बात करें, तो साइम अयूब एक बार फिर जो है वो नहीं चल सके और उन्होंने रन्स बनाए बगैर ही जो पवेलियन लौट गए थे। और उसके साथ साथ मगर बॉलिंग के ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान खड़े हुए हैं कोचिंग के ऊपर भी, माइक हसन की कोचिंग के ऊपर, कि उन्होंने जो क्रिकेटर्स, जो प्लेयर्स जिनको जो काम, जो रोल अदा करना चाहिए था वो अपने रोल से हटकर जो है वो काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि माइक हसन जो है वो तकरीबन जो है ना कि हर प्लेयर को जो है वो कहते हैं कि ऑलराउंडर बना रहे हैं, जिससे बहुत डिफरेंट चीज़ों के बारे में भी बातें हो रही हैं। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम पाकिस्तान और बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है आपने देखा है कि हमेशा से बहुत गहरे रहे हैं, मगर गुज़िश्ता रोज़ जो रियाद में होने वाले स्ट्रैटेजिक बाहिमी वफाकी और मुआहदे ने इन ताल्लुकात को एक नई बुलंदी पर पहुँचा दिया है। और इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जिस स्ट्रैटेजिक और बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं वो सबसे नुमाया पहलू इस खित्ते की स्ट्रैटेजिक और उसके बाद कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मज़ीद मजबूत करने के लिए। तो सऊदी प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो हरमैन शरीफैन के ऊपर जो है ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि उसके तहफ़्फ़ुज़ का जो बेड़ा है वो पाकिस्तान ने उठा लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट मुआहदा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुआहदे के ऊपर जो है वो दस्तखत हुए हैं और ये मुआहदा जो है एक संगे मील कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है ये कि इनकलाब है, गैर मामूली है और मुस्लिम उम्मा की तारीख़ में सबसे बड़ा मुआहदा है, क्योंकि ऐसा मुआहदा पहले कभी देखने में नहीं आया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो एक अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो वो एक मुल्क पे हमला नहीं होगा, वो दोनों मुल्कों पे हमला जो है कंसिडर किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जिस स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई और मुआहदे पर दस्तखत किए हैं उस सबसे नुमाया पहलू ये भी है कि अगर किसी एक मुल्क पर जारियत होगी तो उसे दोनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। और मुआहदा ना सिर्फ दोनों ममालिक की सलामती को मज़ीद मजबूत बनाएगा बल्कि खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए भी इनके मुश्तरका अज़म की भी अक्कासी करता है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई ताउन बढ़ाएंगे, मुश्तरका फ़ौजी तरबियत जो दी जाएगी, दिफाई सनती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा
और दूसरा अहम पहलू यह है कि इस मुआहदे में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है, किरदार है, वो भी होगा। और अब पाकिस्तान बराह रास्त हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया है। ये मुआहदा मुस्तक़बिल के ख़तरात के पेश नज़र न सिर्फ दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने का एक पहलू है, बल्कि ममालिक के दरमियान सलामती और इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए भी एक बहुत अहम पेशरफ्त है। इस हवाले से हम भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और मज़ीद भी आगे हम इस पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा जो है उसकी यकजहती का एक बेहतरीन तरीका ये था कि आपस में जो है वो इत्तेहाद पैदा हो। इत्तेहाद की पहली कड़ी जो है वो पाक और सऊदी अरब के ताल्लुकात ने एक नई जहत पर ले आए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की नई बुनियाद जो है वो रखी गई है। किसी एक मुल्क पर हमला होना जो है उसको ये तस्वर किया जाएगा वो दोनों मुल्कों की सालमियत पर हमला है, दोनों मुल्कों की स्ट्रैटेजिक दिफाई काविश पर हमला है। तो ये दोनों चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है इस खित्ते के लिहाज से, और डेवलपमेंट के साथ साथ मुस्लिम उम्मा जो है वो इस खित्ते में जो है एक इत्तेहाद के तौर पर आ रही है। और अभी तो ये देखना है कि कल इस इत्तेहाद के बाद जो रिएक्शंस आएंगे, कहा यह जा रहा है कि इसराइल और भारत की तरफ से डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस आने का इम्कान है, और ये रिएक्शन जो है फ़ौरन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या इस पर बातचीत होगी, क्या ये जो ब्लॉक बन रहा है मुस्लिम उम्मा का इसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और इसको क्योंकि एलाइज जो है हमने देखा है कि पिछले दिनों जो भी हुआ, पहले ईरान और इसराइल की जो जंग हुई उससे पाक भारत कशीदगी हुई, और उसके साथ साथ हमने देखा कि कतर के ऊपर इसराइल ने भी हमला किया, लेबनान के ऊपर हमला किया। तो इस सारी स्ट्रैटेजिक जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है इसके पीछे जो मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्लॉक बनाना कितना ज़रूरी था। और इस ब्लॉक के तहत ये है कि ये जो ब्लॉक अगर बढ़ चढ़ कर आगे आता है, पूरी मुस्लिम उम्मा इकट्ठे हो जाती है, तो बाकी दुनिया के लिए कितना बड़ा सबक होगा। और सबक सिर्फ दिफाई ताल्लुकात पे नहीं होगा, स्ट्रेटजिक होगा, ट्रेड के ऊपर होगा, बहुत सी चीज़ें ओपन होंगी, बहुत से एवेन्यूज़ ओपन होंगे, और कहते हैं ना कि एक ताकतवर ब्लॉक बन के जो है वो सामने आएगा। तो ये जो मायदा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस खित्ते के लिहाज से, स्ट्रैटेजिक लिहाज से, डिप्लोमेटिक रिलेशन के हिसाब से, और आपके ट्रेड डेवलपमेंट के हिसाब से। इस तरह मौके मिलेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, एक बॉर्डर्स खुल जाएंगे, और इसके अलावा अच्छा डायलॉग होगा, बेहतरीन जो ब्लॉक है वो एक दूसरे की मदद के लिए सामने आएगा। गज़ा की पट्टी पे जो हो रहा है, गज़ा के ऊपर जो हो रहा है, इसके ऊपर मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना यहाँ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि किसी को तो मुंह तोड़ जवाब होना। उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ये है कि ये तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, हमने सोचा कि आज हम आपको सिर्फ न्यूज़ से आगाह करें, इम्पॉर्टेंट इशू से आगाह करें, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं वापस स्पोर्ट्स के हवाले से भी। और स्पोर्ट्स जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ आ रही हैं, ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। एक तरफ तो एंडी पायक्राफ्ट को जो है उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान ने अपना मैच जो है यूएई से जीत लिया है, और जीत कर जो है सुपर 4 मरहले में दाखिल हो गया है। और मगर थोड़ी सी टीम की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर तक हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे थोड़े में। और ये है कि स्पोर्ट्स के हवाले से ये इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स जो है एक मेन क्रिकेट फैंसीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि खेल के मैदान में जब पाकिस्तान अपना नाम रोशन करता है तो वाकई कहते हैं ना कि सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि पिछले काफ़ी दिनों से ही बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, एथलेटिक्स के मैदान में अच्छी खबरें आ रही हैं, अरशद नदीम के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। और हमारे जो MMA के चैंपियंस हैं, विशु जो खेल रहे हैं, पाकिस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान डिफरेंट जगहों पे जाके, उनके हवाले से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। तो इस तरह की खबरें होना ना ये मोटिवेशन होती है बाकी तमाम कौम के लिए, बाकी तमाम एथलीट्स के लिए और पाकिस्तानी स्टार्स के लिए, कि ऐसी जब खबरें आती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका मोरल जो है बूस्ट होता है। तो सारी खबरें तो हमने बड़ी ज़्यादा डिटेल में रैप अप की हैं, मगर हम थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं, तज्जिया भी ले लेते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। और तैमूर खान जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम शो में उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। Thank you for having me. Yeah, तैमूर, that was a very important development। कल जो हुआ एंडी पायक्राफ्ट के हवाले से भी डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने माफ़ी मांगी है और बाकायदा जो है तस्वीर और वीडियो जारी कर दी गई है, क्या कहेंगे?
देखिए बिल्कुल, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेशर डाला आईसीसी के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पे समझा दें, इवन दो एशियन क्रिकेट काउंसिल इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन जो मैच ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट होती है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ही होती है। और बीइंग द हेड क्वार्टर इन दुबई, हमने देखा कि आईसीसी के जनरल मैनेजर जो पाकिस्तान के साबका सीईओ थे वसीम खान भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और जिस तरीके से जो सबसे अच्छी चीज नजर आई वो ये नजर आई कि पाकिस्तान के चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने जब ट्वीट किया, नजम सेठी जो कि बिल्कुल और रमीज राजा को बुलाया, उनसे एक मशवरा किया और यूनानिमसली पाकिस्तान के दो साबिक चेयरमैन और करंट चेयरमैन ने मिलकर एक डिसीजन लिया, एक बहुत अच्छा सिग्नल गया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये करने की है कि मैच रेफरी के ऊपर तो सब बात कर रहे हैं, जिसने ये चीज कही है जो इंडिया के जो कप्तान है उनके ऊपर क्या पनिशमेंट इसके अंदर क्लॉज के अंदर आती है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा बिल्कुल तैमूर, वी स्पोक अबाउट इट। क्लॉज है आईसीसी क्लॉज, कोड ऑफ कंडक्ट क्लॉज नंबर 2 जिसको कहा गया है, उसके तहत जो कहा गया है, कल हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी कि अब बात ये है ना कि आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इट डजंट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सो देयर इज अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन अमंग द प्लेयर्स एज वेल। बिल्कुल, और देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड टू रियलाइज जो मैच की जो वर्थ बताई जा रही है दैट्स अराउंड $173 मिलियन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम की। इंडिया वो मैच पाकिस्तान के साथ खेलता है तो वो रेवेन्यू जनरेट होता है। पाकिस्तान अगर वो मैच नहीं खेलता सो दैट रेवेन्यू इज गॉन। पाकिस्तान तो अपनी भी वर्थ अंडरस्टैंड करनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि हम जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे हमारी क्रिकेट कहीं पे भी नहीं स्टैंड करती। हम जब तक मैचेस जीतेंगे नहीं हमारी क्रिकेट कहीं पे स्टैंड नहीं करती। और हमें इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली जब तक हम फैन बन के नहीं, एज एन ऑपोजिशन, एज अ राइवल, और वो भी एक पैशन के साथ जब तक हम नहीं खेलेंगे, देखें ये चीजें नहीं हो सकती। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। अगर आप 80s और 90s की क्रिकेट देखें तो वहां पे पाकिस्तान का ये रोल होता था जो इंडिया का, और इंडियन टीम ऐसे पाकिस्तान से खेलती थी जैसे पाकिस्तान के फैंस हैं। अब द रोल हैज रिवर्स नाउ, और यहाँ पे दिस इज एग्जैक्टली गांगुली ने ये चीज उनके अंदर आके इंजेक्ट की कि वी गोइंग टू लुक आई टू आई इनटू द पाकिस्तान टीम प्लेयर्स, और उनके साथ हम जंग लड़ेंगे और उनको हम टेक ऑन करेंगे। आइदर इट बी स्लेजिंग, आइदर इट बी वर्बल टेक ऑन, आइदर इट बी आई कॉन्टेक्ट। उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई। आप हमारे प्लेयर्स को देखें, हारिस रऊफ 90 माइल्स पे आके बॉल करते हैं और सीधे एक एसोसिएट कंट्री के प्लेयर से सीधे चौके और छक्के खा रहे होते हैं और उसके ऊपर मुस्कुरा रहे होते हैं। I mean, हम अपनी क्रिकेट को किधर ले गए? हमारा वो एग्रेशन, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इवन आकिब जावेद, इवन दो उसका इतना पेस नहीं था, लेकिन ये सब वो बॉलर्स थे हु कुड नॉट इवन टेक कि अगर उनको किसी बैट्समैन ने बाउंड्री मार दी है, आइदर इट बी विव रिचर्ड्स और आइदर इट बी सुनील गावस्कर और एनीबॉडी। सो और यहाँ पे एक एसोसिएट कंट्री के प्लेयर से हारिस रऊफ 90 पे आके बॉल करके चौका खाते हैं ओवर द सर्कल और उसके ऊपर मुस्कुराते हैं। I mean, ये हमारा एटीट्यूड हो गया। So, I mean, cricket has always been considered as a very aggressive game, Taimur. That is a very aggressive game, but वो aggression जो है बिल्कुल plays में नजर नहीं आ रहा. That's somehow sort of an immaturity. और maybe आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है? कभी मैच को पोलिटिसाइज कर देना, कभी प्लेयर्स के ऊपर इस तरह की तनकीद हो रही थी, कभी उनको कहा कि आप नीचे ना, मतलब कि पोस्ट मैच सेरेमनी में ना जाएं. There is a lot of pressure Pakistan is taking. What do you think? Absolutely. I think it's just a reflection of Pakistan cricket. The Pakistan cricket team is a reflection of Pakistan cricket board. Pakistan cricket team performance is a reflection of Pakistan cricket board. जब mediocre लोग आके पाकिस्तान cricket board के अंदर बैठेंगे मेन एक अथॉरिटी की पोजीशन के अंदर, सो वो किस तरीके से डिसीजन ले सकेंगे? देखिए क्रिकेट है, इन बिकॉज ऑफ दीज क्रिकेटर्स आई थिंक द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड टू टेक सम वेरी क्लियर स्टेप्स। दे नीड टू ब्रिंग इन द राइट पीपल टू रन द क्रिकेट बोर्ड। और अपने हर दौर में हम देखते हैं, वहाब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, आकिब जावेद तक ये सिलसिला चल रहा है कि वो चेयरमैन के करीब हैं अब और वही सारे डिसीजंस दे रहे होते हैं। लोग, एन इंडिविजुअल कैन नॉट रन अ क्रिकेट बोर्ड। चेयरमैन हैज गॉट, इफ ही हैज गॉट अ विजन, ही नीड टू ब्रिंग इन द राइट टीम एंड क्रिकेट बोर्ड को पहले सही करें, हमारी क्रिकेट ठीक हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली उन लोगों ने किया जिन्होंने अभी हमसे जंग हारी। उन्होंने भी यही किया, उन्होंने भी इसी तरीके से
अपने मुल्क के अंदर राइट पीपल, उन्होंने सही लोगों को लेके आए, प्रोफेशनल्स को लेके आए, अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर को इम्प्रूव किया, रिहैब का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया, और आप आज उनकी फिटनेस देखें, उनकी परफॉर्मेंस, अपने स्किल लेवल के ऊपर काम किया। बिल्कुल। अच्छा तैमूर, कल एक स्टेटमेंट आई थी रमीज राजा की तरफ से, लेट द बैट एंड द बॉल डू द टॉकिंग। कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये? I think it's very important. I think see, it is very important. और this is, मैंने भी आपसे प्रोग्राम के शुरू में यही कहा कि जब तक टीम जीतेगी नहीं, हम इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती रहेंगे। आई थिंक दिस इज द टाइम, मे बी दिस इज द टाइम कि हमारे प्लेयरों के अंदर थोड़ी सी, जिसको कहते हैं मे बी से स्ट्रॉन्ग वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड, थोड़ी सी गैरत आए और वो अब परफॉर्म करना शुरू करें, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। टेक देम ऑन, इट्स नॉट अबाउट winning or losing, is at least go in with an intent to take India on. India even till this day, हमारा record उनके साथ winning और losing ratio के अंदर बेहतर है. So that just shows कि 80s 90s में हमने कितनी cricket को dominate किया है, especially subcontinental cricket को. So this is what the Pakistan cricket team has to learn. At least history को एक reference point लें, वहां से सीखें, उन प्लेयर्स की वीडियोस देखें, उनके एग्रेशन को देखें. आई डोंट नो व्हाई इनको ये चीजें नहीं सिखाई जाती नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर. मतलब इनके ऊपर कुछ काम ही नहीं हो रहा. एंड यू नो आई मीन, तैमूर, वी आर लुकिंग फॉर 21 सितंबर्स मैच, जो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है. कितना प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर? ऑल्दो पाकिस्तान ने यूएई को अच्छे खासे मार्जिन से हरा भी दिया है, बट यू नो हाउ अबाउट द प्रेशर, हाउ अबाउट अगर ये मैच मजीद कोई पोलिटिसाइज ना हो गया या कोई और क्योंकि कल के मैच में देखो प्लेयर्स को पता नहीं है, कभी वो कहते हैं आप पहुंचे स्टेडियम, कभी वो कहते हैं स्टेडियम से बाहर निकल जाए, कभी दे वाज लाइक, एक खिलाड़ी को मेंटली फ्री करना बहुत ज़रूरी है. हमने हर चीज़ को इतना प्रेशराइज कर दिया हुआ है, हमारा ऑलरेडी प्लेयर जो है वो घबरा गया है. देखिए पाकिस्तान, आई थिंक द प्रेशर विल बी ऑन इंडिया रादर देन पाकिस्तान. पाकिस्तान शुड बी लुकिंग एट, पाकिस्तान की इसमें प्लानिंग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान शुड गो इन विद एन एग्रेशन, एंड विद एन एग्रेशन लाइक नेवर बिफोर. It's not about winning or losing, and if Pakistan win, I think इससे बड़ा कोई जवाब इंडिया को नहीं हो सकता. वही वाली बात होगी, let the ball and the bat do the talking. I'm sure about it. अच्छा, let's discuss on the each and every player, because we have a lot of questions from you. कल का मैच आपने देखा, साइम अयूब की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहेंगे? Still he couldn't perform. तो क्या हमारे पास टॉप लाइनर्स बैटर कौन है? हमारे पास कौन से अभी इस वक्त जो है जो ओपनर्स हैं जो कि काम कर सकेंगे, एक्सेप्ट फॉर फखर जमान? देखिए, आपके पास हुसैन तलत है, ही कैन कम इनटू मिडिल ऑर्डर. मेरे ख्याल में खुशल शाह को अंदर लाया गया. इट शुड हैव बीन डन बिफोर. आपको एक लेफ्ट आर्म की स्पिन की ऑप्शन भी मिलती है. आई थिंक फखर विल ओपन, इफ नॉट मे बी हारिस कैन ओपन. पाकिस्तान के पास ऑप्शन है, बिल्कुल पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं अगेंस्ट इंडिया. बट लुक अगेन, इट्स अबाउट पाकिस्तान उस मैच को, इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम नाउ. मैंने पाकिस्तान टीम के साथ 2019 के वर्ल्ड कप तक एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम किया है. आई कैन टेल यू, अगर इन प्लेयर्स को आप एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके देंगे वेयर दे कैन फ्लरिश, दे हैव दिस, एक हम लोग जब तक वो कुशन नहीं देंगे प्लेयर्स को कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर प्लेयर्स की जो जगह है इट्स नॉट परमानेंट. Everybody needs security, and that's what we exactly need to do, starting from domestic cricket, not just in the Pakistan cricket team. ये जब तक ये नीचे से शुरू होगा, आप under 13, under 15 से वो security का एक जब तक आप एक culture लेके नहीं आएंगे, players would never be able to flourish. It's just not in cricket; it's in any profession in life. That's very well said, Taimur Khan. Thank you so much for your great analyzing the entire event of yesterday. तो हमारे साथ मौजूद थे तैमूर खान, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान को जवाब जो है अपनी परफॉर्मेंस से देना होगा, चाहे वो किसी मार्के में भी हों. तो ये अगला आने वाला जो मैच जो है, जो 21 सितंबर में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, जो कि ये कहा जा रहा है कांटेदार मैच है. और इसके साथ ये कहा गया कि पूरा स्टेडियम जो है इस वक्त बुरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका हुआ है. तो देखना यह है कि मैच ये वाला कौन जीतेगा. छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं. आप हमारे साथ रहें.
वेलकम बैक व्यूअर्स। अब बात करते हैं उन पाकिस्तानी नौजवानों की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे जा रहे हैं। पाकिस्तानी ऐसे नौजवान जिनका नाम है शहरयार अहमद ख़ान ने एक शानदार कदम उठाया है और ऐसी मसनूई ज़हानत AI पर मुबनी एप्लीकेशन तैयार की है जो तलबा को उनके मुस्तकबिल के करियर के इंतखाब में मदद फराहम करेगी। इस ऐप का नाम है पाक जेन AI रखा गया है, जो कि एक व्हाट्सएप बॉट है। ये चैट बॉट जो है तलबा से आसान और सादा सवालात के ज़रिए उनकी दिलचस्पियाँ और रुझानात जानता है और इसकी बुनियादों पर इन्हें मुनासिब करियर की तजवीज़ देता है। इस ऐप की ख़ास बात यह है कि यह ना सिर्फ तलबा को करियर के इंतखाब में रहनुमाई देती है बल्कि इनके मुंतखब करदा मैदान से मुतालिक यूनिवर्सिटियों और अमली रास्तों के बारे में भी मालूमात फराहम करती है। चूँकि पाकिस्तान के बेशतर तलबा बिलखुसूस दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अपने मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसला करने में मुश्किलात का शिकार होते हैं, लिहाजा ये ऐप उनके लिए एक कीमती सहूलत साबित होगी। मज़ीद ये है कि पाक जेन AI बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है और किसी भी तालिब इल्म के लिए महज एक लिंक पर क्लिक करके या व्हाट्सएप नंबर पर पैगाम भेजकर काबिल इस्तेमाल है। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है शहरयार अहमद ख़ान जिन्होंने ये ऐप बनाई है। जी अस्सलाम वालेकुम शहरयार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप बताएं। हाँ शहरयार, आप मुझे बताइएगा कि पाक जेन AI का ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया, कैसे आपने सोचा और कब से ये आप कोडिंग का जो काम है ये कर रहे थे? कोडिंग तो मैं काफ़ी अरसे से करता आ रहा हूँ, बल्कि बचपन में मैं काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज़ भी करता आ रहा हूँ कोडिंग के। एंड आइडिया मुझे इस तरह आया कि जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैंने नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा ना पाकिस्तान में टैलेंट होता है स्टूडेंट्स में जो कि अननोटिस चला जाता है। एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स रूरल एरियाज़ में होते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, उन तक कभी आइडिया पहुँचता ही नहीं है कि कौन सा करियर उनको परस्यू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या फ्यूचर है। तो वो आइडिया नज़र में रखते हुए, सोसाइटी की ये प्रॉब्लम नज़र में रखते हुए ये मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। एंड उस पर मैंने एक ये इनिशिएटिव लिया कि इस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है ये इसको सॉल्व किया जाए। तो बिल्कुल आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पे काम किया। मुझे बताइएगा ये जो AI का आपने बनाया है, चैट बॉट बनाया है, ये कैसे बनाया, इसके ऊपर कितना टाइम लगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं साहब। देखिए ये अराउंड 2 to 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट था। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आजकल सबसे लीडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अच्छा, उसको यूज़ करते हुए मैंने बनाया। 7 APIs पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट हुए जो कि बेसिकली एक सर्वर होता है इंटरनेट पे, APIs पाइथन को और उस सर्वर को आपस में कनेक्ट करता है। तो वो यूज़ करते हुए मैंने इसको डेवलप किया, OpenAI APIs यूज़ किए, डिफरेंट टूल्स यूज़ किए एंड उसको फिर ऑफिशियली पब्लिक के लिए लॉन्च किया। अच्छा, ये जो पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं, पाइथन कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, ये बच्चे जो हैं ये कैसे सीखते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है? क्योंकि आपने कहा आपने बचपन से ही कोडिंग के कोर्सेज़ किए हुए थे। जी जी, पाइथन सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मानी जाती है एंड एट द सेम टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मानी जाती है। पाइथन को सीखना मेरे ख्याल से बल्कि ऑलमोस्ट ना हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको ना आपके स्किल्स एनहांस नहीं करती, साथ साथ आपका लॉजिकल माइंड भी एनहांस करती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऑल अबाउट लॉजिक है। तो पाइथन सीखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप कोर्सेरा प्लेटफॉर्म है उस पर कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, उस पर कोर्सेज कर सकते हैं। तो वो करते करते पाइथन सीखनी चाहिए एंड मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए पाइथन की कोडिंग के ज़रिए। अच्छा, आपने तो एक चैट बॉट बनाया है, इस कोडिंग से आप कौन कौन से और ऐप्स बना सकते हैं? इस तरह तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। चैट बॉट भी बना सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि APIs होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं एंड थाउजेंड ऑफ APIs अवेलेबल हैं पाइथन के। तो वो यूज़ करते करते अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं कि क्रिएटिविटी इसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि जो आपको माइंड में आए आप बना सकते हैं। एप्लीकेशंस होती हैं, चैट बॉट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड ऑप्शन हैं इस तरह। तो ठीक है। अच्छा, आपने इस ऐप को ख़ास तौर पर पाकिस्तानी तलबा के लिए डिज़ाइन किया है, इसमें क्या चीज़ जो है जो है? इसमें सबसे पहले तो ये डिफरेंट आ जाता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग की कमी तो बहुत ज़्यादा है। सेकंड ये डिफरेंट चीज़ है कि व्हाट्सएप एक्सेसिबल ऑलमोस्ट आजकल हर पाकिस्तानी के लिए है एंड इसको बिल्कुल मैंने सिंपल बनाया है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे ह्यूमन से आप बात कर रहे हैं। एंड सबसे यूनिक चीज़ इसकी ये है कि उस AI को मैंने स्पेसिफिकली ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, कि उसको ऑलरेडी पता है, इवन अगर स्टूडेंट को नहीं भी पता ना कि वो क्या करना चाह रहा है, वो ऑलरेडी इस तरह से ट्रेंड है कि उसने स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट निकालने हैं एंड साथ साथ स्टूडेंट्स को ऑप्शंस देनी है। इवन जो
पहले स्टूडेंट्स यूज़ करते आ रहे हैं इस ऐप को, जो मैंने अपने टेस्ट फेज में यूज़ किया, उन्होंने खुद आके फीडबैक दिया कि इस AI चैटबॉट ने मुझे ऐसी ऑप्शंस दिए जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, ये मुझे काफ़ी अच्छी ऑप्शंस। तो आपने ये जो AI है इसको ट्रेन कैसे किया? जैसे कि आपने बताया कि आपने ट्रेन किया है, लैंग्वेज में कैसे ट्रेन किया, मेंटल कैपेसिटी में कैसे ट्रेन किया, और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट देखकर चीज़ें कैसे जो है वो बता रहा है स्टूडेंट्स को? बेसिकली ये जो मैंने AI यूज़ किया इसका नाम OpenAI है। OpenAI पाइथन का API भी है ये एक। इसको ट्रेन इस तरह से करते हैं कि डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देते हैं एंड डिफरेंट, इसको मशीन लर्निंग भी कहते हैं, कि डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के साथ साथ उसको डिफरेंट टेस्ट फ्रेजेस देते हैं एंड आगे से उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, एंड जब वो रिस्पॉन्स आता है तो उस AI को फर्दर ट्रेन करते हैं हम। एक ट्रेनिंग फेज होता है स्पेसिफिक, एक मंथ का या अराउंड 3 वीक्स का, वो आप पे डिपेंड करता है। वो टेस्ट फ्रेज दे देकर आगे से AI के जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उन रिस्पॉन्सेज को फर्दर एनहांस करते हैं और AI को स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट्स दे देकर ये पाकिस्तान के बारे में बताकर इंटरनेट से रिसर्च करके उस तरह से वो ट्रेन करते हैं AI को, जब तक हम हमारी जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ये कितने दिनों में हुआ था कंप्लीट? ये अराउंड 3 वीक्स। 3 वीक्स में सिर्फ आपने AI को ट्रेन किया था? ठीक है। अच्छा, मुझे बताया कि ये जो ऐप है जो करियर की काउंसलिंग कर रही है, रहनुमाई कर रही है स्टूडेंट्स की, ये फ्यूचर में जो है कि मज़ीद इसमें फीचर्स और शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने क्या सोचा है आपने? मैंने अभी इस तरह से सोचा है कि क्योंकि ये सिर्फ एक AI ऐप नहीं बनाई, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम पाकजन है एंड उस AI बॉट का नाम पाकजन AI है। तो प्लान मेरा इनिशियली ये था कि मैं इसको एज एन इनिशिएटिव लूँ कि सोसाइटी में जो ये प्रॉब्लम है करियर काउंसलिंग की, इसको सॉल्व करूँ। तो अभी ये ऐप बनाने से एक स्टार्ट हुई है, इससे आगे और बहुत कुछ हो सकता है। इससे 1-to-1 हम काउंसलिंग भी करेंगे, मेंटरशिप भी करेंगे एंड साथ साथ AI की जो ऐप है ये, इसको हम इस तरह से फर्दर फंक्शंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो सिर्फ आपको करियर और यूनिवर्सिटीज़ ना बताएं, आपकी पूरी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन तैयार करवाए, यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन भी करवाएं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो तैयार हो रही है, आपका जो भी आई थिंक डिसीजन स्टेटमेंट होती है जो देनी होती है आपने, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अगर इंटरव्यू की कॉल आ जाए तो वो कैसे करेगा? इंटरव्यू की कॉल आ जाए, इंटरव्यू के लिए आप अगेन मैंने जिस तरह से आप बताया था कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि क्या होता है, लेकिन AI को पहले से ही पता है। तो AI जब स्टूडेंट से बात करता है तो AI उस स्टूडेंट को समझता है कि स्टूडेंट किस टाइप का है, क्या पर्सनैलिटी है स्टूडेंट की, क्या इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स के, तो उस तरह से वो स्टूडेंट को ट्रेन कर सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए ऐसे कर सकते हैं, ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कल को तो वीज़ा एप्लीकेशन भी आसान हो जाएगी, इसी से भर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ा जो था शहरियार चैलेंज कौन सा था इस ऐप को क्रिएट करते हुए? आपने कभी सोचा कि आपने कहा नहीं करियर के अंदर ये मसला आ रहा है, मैं इसको ऐड ऑन करूँ या इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, तो व्हाट वर द मेन चैलेंजेस? चैलेंजेस देखें हर प्रोजेक्ट में थोड़े बहुत आते रहते हैं। मेन चैलेंज मेरे लिए ये था कि डेवलपमेंट फेज़ में ना काफ़ी ज़्यादा इधर उधर से प्रॉब्लम्स निकल आती थी। कभी कोई कोडिंग में एरर आ गया, कभी AI सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, इसीलिए 3 मंथ सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, इसीलिए मैंने 3 वीक सिर्फ AI को ट्रेन किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता था कि AI सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो इसलिए ये ट्रेनिंग फेज़ और डेवलपमेंट फेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, एंड इसमें जो चैलेंजेस आए उसको मैंने एंड तक मेक श्योर किया कि वो कंप्लीट हो ताकि वो पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि ऑब्वियसली बात है, इट्स ऑल योर टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। इसमें कोई पैसे भी खर्च हुए आपके कि भाई मुझे कोई परचेज़ करना है ये टूल, या ये मुझे इंस्टॉलेशन के पैसे चाहिए, या क्योंकि ऑनलाइन बहुत चीज़ों के ऊपर यू हैव टू पे बिफोर यू गोना परचेज इट। ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट होने का ये भी फ़ायदा है, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, कि अगर आपके पास स्टूडेंट ID हो ना तो काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स ना इस बात को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि GitHub सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए जाते हैं, GitHub जी, ठीक है। वहाँ पर स्टूडेंट वो होते हैं, स्टूडेंट पैकेजेस होते हैं, एंड स्टूडेंट पैकेजेस के थ्रू आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट, चूँकि स्टूडेंट्स के लिए वो जो प्लेटफॉर्म इटसेल्फ है जैसे कि GitHub, वो स्टूडेंट्स को खुद भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी एडवांटेज थी कि मैंने जहाँ पर अगर कई प्लेटफॉर्म यूज़ किया ना तो वहाँ पे मुझे स्टूडेंट ID के थ्रू काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्री में मिल गई थी। अच्छा, टूल्स वगैरह आपने परचेज कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, तलबा को इस ऐप की रसाई हासिल करने के लिए या रीच आउट करने के लिए जो है क्या करना होगा, उसका प्रॉपर एक वे भी बताएं, और अगर रीच आउट कर लेते हैं, डाउनलोड भी कर लेते हैं, तो कैसे यूज़ करें? नहीं, डाउनलोड करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई वेबसाइट विजिट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैंने माइंड में रखी थी कि एज सिंपल एज पॉसिबल मैं इसको बनाऊँ, इसीलिए मैंने इसको व्हाट्सएप के ऊपर लॉन्च किया, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास है आजकल। तो उसको एक्सेस करने के 2 तरीके हैं, बिल्कुल जैसे किसी को आप व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करते, उसी तरह इस AI चैटबॉट का नंबर है, फ़ोन नंबर, उस पर मैसेज सेंड करें एंड वो आगे से रिस्पॉन्ड करेगा। या दूसरी ऑप्शन ऑब्वियसली ये है कि हमारा लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी अवेलेबल है लिंक, उस पर क्लिक करके भी आप उससे बात कर सकते हैं। लिंक का क्या नाम है?
सॉरी, पाक जेन AI का लिंक होगा, ये इंस्टाग्राम के ऊपर भी लिंक है, पेज बना हुआ है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि शहरयार चैट GPT देखा है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है, बच्चे होमवर्क वहाँ से कर रहे हैं, हमें कोई मसला हो हम लोग पूरी अपनी स्क्रिप्टिंग से लेकर इंफॉर्मेशन से लेकर जो भी मसला हो हम उससे हेल्प लेते हैं, तो आपका जो पाक जेन AI है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? चैट GPT बेसिकली चैट GPT को ना ये चीज़ नहीं पता होती कि बच्चा क्या चाह रहा है। आप चैट GPT को खुद बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए एंड आप चैट GPT को खुद प्रॉम्प्ट देते हैं? खुद प्रॉम्प्ट देते हैं। पाक जेन AI में ये डिफरेंस है कि पाक जेन AI ऑलरेडी प्री ट्रेंड है, जो मैंने बताया था कि 3 वीक का ट्रेनिंग फेज़ है, उसमें ऑलरेडी ट्रेंड है कि उसने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प करनी है। इवन अगर स्टूडेंट को कुछ भी ना पता ना, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं रूरल एरिया से और उन इस तरह के स्टूडेंट्स से को मैंने टारगेट किया जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि कैसे AI को अप्रोच करना है। तो ये डिफरेंस चैट GPT एंड पाक जेन AI में कि पाक जेन AI ऑलरेडी ट्रेंड है, उसको पता है कैसे हैंडल करना है स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज को। मतलब कि पाक जेन AI जो है वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को करियर की तरफ खुद ही काउंसिल करेगा, खुद ही काउंसिल वो हमें प्रॉम्प्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या करना है, वो खुद बताएगा जी आपकी ये पर्सनालिटी है, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, इंफॉर्मेशन एक्सेस कैसे हो सकती है? जैसे किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एडमिशन लेना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, तो कैसे एक्सेस कर सकता है कि ये पता हो कि भाई हम ऐसे जो है इतने पैसों में आप ये करियर चूज़ कर सकते हैं? अब जो मैंने AI डेवलप किया, ओपन AI जो नाम था, वो AI इटसेल्फ के पास भी इंटरनेट एक्सेस हमेशा होता है कि इवन जब वो स्टूडेंट को एंड पे करियर सजेशंस बताता है ना, तो इंटरनेट पे रिसर्च करके बताता है। अच्छा, तो वो इंटरनेट एक्सेस क्योंकि उस AI के पास अवेलेबल होता है, तो AI खुद ही इन्फॉर्मेशन फेच करके वो स्टूडेंट को बता देता है। इस ऐप को मुस्तकबिल में कितना आप फैलाना चाहते हैं, जल्दी से बता दें। अभी तो इनिशिएटिव है, लेकिन मैंने इस पे प्लानिंग की भी है कि इसको काफ़ी आगे लेके जाऊंगा। एक इनिशिएटिव को काफ़ी आगे लेके जाना चाहिए एंड इस तरह से सिर्फ करियर काउंसलिंग नहीं, आगे मेरे काफ़ी प्लान है, यूनिवर्सिटी गाइडेंस। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे शहरयार अहमद खान साहब, जो कि कहते हैं ना कि एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त ऐप जो है वो तैयार की है जिसका नाम है पाक जेन AI, जो कि करियर काउंसलिंग में बहुत हेल्प कर रहा है उन इलाकों में जिस इलाकों में रिसोर्सेज नहीं है, दही इलाकों, पसमानदा इलाकों में जहाँ लोगों को ये नहीं समझ आना चाहिए आता कि उन्होंने करना क्या है। तो ये ऐसी जो ऐप है वो एक अप्रिशिएटेबल है, एक पाकिस्तानी बच्चे ने जो बनाई है और मुस्तकबिल के बारे में सोचा है कि मुस्तकबिल में जो चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, तो एक ऐप के ज़रिए कैसे इसको मरकूज़ किया जा सके। तो इट्स अ गुड काविश फ्रॉम आवर स्टूडेंट। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करते हैं थोड़ी सी पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से, जिन्होंने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए ग़ज़ाई दहशत गर्दों के कई ग्रोहों को बेनकाब कर दिया है। बहावलनगर, साहिवाल, उकाड़ा, खानेवाल, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों के दौरान 8,78,000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया गया है। दूध में ख़तरनाक केमिकल्स और जाली अज्जा मिलाकर फ़रोग़ करने वाले माफिया के खिलाफ 260 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 80 टैंकर जब्त किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता सालों की निस्बत कार्रवाइयों में 141% इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख लीटर से ज़ायद केमिकल से तैयार शुदा दूध सप्लाई करने वाले ग्रोह भी कहते हैं रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ग़ज़ाई दहशत गर्दों के बड़े नेटवर्क्स जो हैं बेनकाब कर दिए गए हैं, जबकि जेलम में खुफिया इतला पर छापे के दौरान एक हवेली से 400 किलो बीमार और लागर जानवरों का जो गोश्त बरामद करके तल्फ किया गया है। वेटनरी डॉक्टर्स के मुताबिक ये गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक था। इसी तरह लाहौर में डेयरी सेफ्टी टीमों की नाकाबंदी के दौरान दूध ब्रादर गाड़ियों की चेकिंग की गई है, जिसमें 27,000 लीटर से ज़ायद मुज़र सेहत दूध तल्फ किया गया है। इन कार्रवाइयों ने मिलावटी दूध के नेटवर्क्स को बड़ा धचका दिया है, आवाम में भी आगाही पैदा की है। और मज़ीद सूरत हाल पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त कोशिशें की हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया है मिलावटी दूध के अगेंस्ट और जो ख़राब गोश्त उसके अगेंस्ट भी, क्या कहेंगे? मैडम ये कि फ़ूड सेफ्टी हमारा नस्बुल ऐन है, क्योंकि फ़ूड सेफ्टी का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो पब्लिक हेल्थ के साथ है। अगर खाने पीने की अशिया जो है वो हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक होंगी तो लोगों की सेहत अच्छी होगी, हॉस्पिटल्स का जो बर्डन है या बजट है वो कम होगा और लोग अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करने की वजह से हेल्दी भी होंगे और उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों जो उनके रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनको भी अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे होंगे।
जहाँ तक दूध का ताल्लुक है तो चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा की हिदायत के मुताबिक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब की हिदायत के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़श्ता तकरीबन 40 दिन से दूध और गोश्त के हवाले से अपने ऑपरेशंस का दायरा कार जो है मज़ीद उसको बढ़ाया। उसमें लाइफ स्टॉक की टीम्स को भी हमने जो है वो शामिल किया और गुज़श्ता जो है तकरीबन 45 दिन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए जो दूध के हवाले से बड़े बड़े नेटवर्क्स थे, उसमें ऐसे भी नेटवर्क थे, रऊफ भट्टी, मकसूद भट्टी बहावल नगर से ऑपरेट कर रहे थे। इनके साथ एक डॉक्टर आसिफ थे, एक अजहर थे। ये लोग जो है तकरीबन 1 लाख लीटर के करीब जाली दूध जो है वो सप्लाई करते थे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ एरियाज़ में। इसी तरह से गुलफाम का एक नेटवर्क था ओकाड़ा में, इसी तरह से चौधरी डेयरीज़ का नेटवर्क था बहावल नगर में, और इस तरह के बहुत से नेटवर्क हैं। आरिफ वाला, इसके अलावा मुझे बताइएगा कि आपकी कार्रवाइयाँ रोज़ होती हैं, रोज़ FIRs होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी शो में डिस्कस किया हुआ है। गोश्त को भी आप सीज करते हैं, दूध, मिलावटी दूध को भी आप लोग पकड़ लेते हैं, उनको तलब किया जाता है। मुझे बताएं कि इसके ऊपर कोई एक्ट क्यों नहीं है? जैसे हमने इसको नाम दिया है कि ये ग़ज़ाई दहशतगर्दी है, तो बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया, तो इसके ऊपर तो दहशतगर्दी एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर फ़ाइन देकर छुट जाते हैं। देखिए मैडम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद 280 FIRs, उसके अलावा तकरीबन 80 गाड़ियाँ हमने कानून के मुताबिक सीज़ की हुई हैं, कोई 50 के करीब इनमें से लोग हमने अरेस्ट किए हैं। इसी तरह से गोश्त के ऊपर 180 FIRs हैं, वहाँ पर भी कुछ 40 के करीब लोग जो हैं वो हमने अरेस्ट किए हैं। कोई 1 लाख किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त हमने तलब किया। लेकिन इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि ये लोग जो हैं ग़िज़ाई दहशतगर्द, तो हम इनको इस वजह से कहते हैं कि ये मुआशरे के दुश्मन हैं। देखें, आपको किसी के साथ कोई दुश्मनी है ना, तो दुश्मनी में लोग बड़ा कुछ कर जाते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल है। दिस इज़ क्राइम अगेंस्ट अ सोसाइटी। अब क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी इज़ अ सीरियस थिंग, और ये जो जहर लोगों को जहर तरह की चीज़ें खिला रहे हैं, यानी कि दूध की ही अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसके अंदर फार्मालिन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, स्किम मिल्क पाउडर होता है, उसके साथ ये घी या ऑयल उसको मिक्स करते हैं उसके अंदर, उसकी फ़ैट को बढ़ाने के लिए। अब वो घी या ऑयल जिस फॉर्म के अंदर ये लोगों को दे रहे होते हैं, वो डायरेक्टली आपके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है। इवन के उसके अंदर से हार्ट के जो है रिलेटेड इश्यूज हैं उसके होने का भी अंदेशा होता है। किडनीज के हवाले से, लंग्स के हवाले से, लीवर के हवाले से वो बिल्कुल जो है वो डेंजरस है। तो इस वजह से हम इनको ग़िज़ाई दहशतगर्द करार देते हैं कि ये ऐसे दहशतगर्द हैं जो ग़िज़ा के ज़रिए से स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त इनको सजाएं मिलने चाहिए, इनको बेल जो है वो नहीं मिलने चाहिए। अब जो बेल के हवाले से मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अदालतों से बड़ी मतलब एक दस्तबस्ता अर्ज़ करता हूँ। देखें, एक तरफ ये हार्डन क्रिमिनल्स हैं जो सोसाइटी के दुश्मन हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि इतनी मेहनत के साथ इनको जो है, हम रात को 12 बजे भी ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, रातों को जाग रहे होते हैं, रात को 4 बजे भी अर्ली मॉर्निंग हम जो है वो इनके खिलाफ ऑपरेशंस करके इनको पकड़ के लेके आते हैं। अगले दिन जो है वो इनकी बेल कोर्ट्स जो हैं वो दे देती हैं। तो हमारी तमाम एफर्ट्स, अब देखें जिस बंदे के ऊपर 12 FIRs हैं, ठीक है, वो कोई सिंपल क्रिमिनल नहीं है, उसका काम ही है वो हमें हर दूसरे दिन डॉज करके किसी नई जगह पे जाके जो है ना वो अपनी जाली दूध बना के, जाली महलून नुमा दूध केमिकल्स वाला बना के, तो वो मतलब आवाम के साथ जो है वो एक दुश्मनी कर रहा है। तो कोर्ट्स को सेंसिटाइज होना चाहिए कि मैं कहता हूँ कि एक बंदे को इनमें से जिनके जो है मेरे पास पूरी डिटेल है इन जो है ना वो लोगों की, इनमें से किसी एक को आप 10 साल के लिए सजा दे दें, ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा बाकियों के लिए। डेटरेंस ऑफ पनिशमेंट मैडम इतनी ही जरूरी होती है जितना आपका किसी क्रिमिनल को जो है वो एप्रीहेंड करना। मतलब आप ये कह रहे हैं इदारे काम कर रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली जब बात होती है उसकी इंसाफ की तो वहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा क्योंकि वहाँ पनिशमेंट नहीं हो रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो है ना वो मैं तो कहता हूँ कि सबको सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। हमारी पुलिस उसके ऊपर सेंसिटाइज नहीं है। हमने फिर कैबिनेट से ये किया कि जो पुलिस का
ASI इन्वेस्टिगेट किया करता था हमारे केसेस को। हमने कैबिनेट से एक कमेटी बनवाई कि जिसके अंदर हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर और पुलिस का जो IO है वो मिल के इन्वेस्टिगेट किया करेंगे और कोर्ट के अंदर जो है वो चालान जमा करवाया करेंगे। तो ये हमें कामयाबी मिली। दूसरा, हम अपने कानून में तरमीम भी जो है वो लेके आ रहे हैं और उस कानून को जो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 है उसको हम जो है सज़ाओं का उसमें मियाद जो है बढ़ा रहे हैं। मिलावट को नॉन बेलेबल ऑफेंस उसमें जो है वो हम करार दे रहे हैं। तो इस तरह से भी जो बेल का रास्ता रुकेगा, ज़्यादा सख्त पनिशमेंट्स होंगी, तो तब मिलावट हो वो भी नॉन बेलेबल होगा। और अगर जानवरों का गोश्त जो एक्सपायर बेचा जाए या मरे हुए जानवरों का बेचा जाए तो वो भी नॉन बेलेबल होगा। इज इट लाइक दैट? जी बिल्कुल मैडम, कोई भी फूड रिलेटेड क्राइम है वो जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। और हमारी इस पे भी मुशावरत चल रही है। मैं बिल्कुल इसमें मुझे कोई आर नहीं है कि जब एक तरफ हमारे ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों की, बुजुर्गों की, खवातीन की, और दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं, तो हम CCD के साथ भी जो है इनके जो है वो मामलात को टेकअप करने वाले हैं। क्योंकि अच्छा DG साहब, रेस्टोरेंट्स का भी ये मसला है। रेस्टोरेंट्स में अगर गोश्त या कोई चीज़ों की आप लोग छापे मारते हैं, एक्सपायरी गोश्त मिलता है, फ्रीजर्स के अंदर आप लोग जाके देखते हैं, बहुत कुछ हुआ है पिछले दिनों। 2 दिन रेस्टोरेंट सील होता है, 2 दिन बाद वही रेस्टोरेंट वापस अपनी केटरिंग शुरू कर देता है। तो इसके ऊपर भी कोई आप लोगों की पॉलिसी है, कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए? इस माफिया को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, या ख़त्म नहीं कर सकते इनको? आप वाकई आपने बोला कि सेंसिटाइज कर सकते हैं। मैडम ऐसा है कि हमारी जो कवानीन है, पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट है, इसी तरह से डिस्कार्ड के ऊपर हमारी रेगुलेशन है, उसके तहत हम जो है वो किसी भी रेस्टोरेंट का या फूड इंडस्ट्री का जो है वो इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद हमारा वो एक क्राइटेरिया बना हुआ है। अगर वहाँ से एक्सपायर्ड चीज़ें बरामद होती हैं तो हम FIR करते हैं। अगर उनकी प्रोडक्शन में कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स को ऑब्ज़र्व नहीं किया गया तो हम उसको सील कर देते हैं तावक्ते कि वो उसका तदारक कर लें। अगर वहाँ पे माइनर वायलेशन है तो हम फ़ाइन करते हैं, और अगर बिल्कुल ही स्मॉलर वायलेशन है तो हम उनको इम्प्रूवमें नोटिस कर देते हैं। तो ये वार्निंग कर देते हैं, इम्प्रूवमेंट नोटिस कर देते हैं। अच्छा, आम आदमी दूध की खालिस जो दूध होता है उसको पहचानने के लिए कैसे वो पहचान सकता है? क्या फूड अथॉरिटी की तरफ से कोई चेकिंग सिस्टम मौजूद है? एक कॉमनर है, उसको पता है एक दूध वो बाहर से लेकर आया है, दूध है ये खालिस है या नहीं खालिस है, तो वो कैसे पहचान सकता है? देखिए, इसमें एक तो पंजाब फूड अथॉरिटी के जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ से जाके दूध को चेक करवा सकते हैं आप। वहाँ पे हमारा फ्री मिल्क टेस्टिंग का जो है वो एक डेस्क मौजूद है। फ्री मिल्क टेस्टिंग एपरेटस होगा पड़ा हुआ? जी वो मौजूद है, वहाँ से आप चेक करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि दूध के हवाले से 2 चीज़ें नॉर्मली कही जाती हैं कि आप दूध को स्मेल करें। दूध को जब आप स्मेल करेंगे तो उसके अंदर से जो जानवर होता है, गाय या भैंस, उसकी थोड़ी सी हमक, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, या स्मेल, उसकी भी साथ में आनी चाहिए जो सही दूध है। उसके अलावा जो सही दूध होता है वो थोड़ा सा वो ब्राइट वाइट या एग वाइट नहीं होता, वो थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि ऑफ वाइट, फुल ऑफ वाइट नहीं, लाइट सा ऑफ वाइट जो है वो होता है। उसके अलावा जब आप उसको टच करेंगे तो आपके जो है ना उंगली के साथ वो थोड़ा सा उसकी चिकनाई चिपक जाएगी। और तीसरा ये है कि जब आप उसको बॉईल करते हैं तो सही दूध की पहचान ये है कि उसके ऊपर बलाई आएगी। और बेशक वो कोई भी सीज़न हो, ये नॉर्मली गर्मियों का सीज़न जो होता है उसमें फ़ैट की जो मिकदार है वो कम हो जाती है, बलाई आएगी। जो ख़राब यानी कि जाली दूध होगा उसमें आपके बर्तन के पैंदे में चिकनाई जो है वो जमेगी। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनका आप जो है वो ध्यान लगा सकते हैं। अच्छा, जाली दूध हो जाए, गोश्त हो जाए, कौन कौन से शहरों में सबसे ज़्यादा जो ये नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है? देखें, दूध के हवाले से मैडम ये जो हमारी बेल्ट है जिसमें कसूर का इलाका, पत्तों की चूनियाँ का इलाका है, उसके अलावा ओकाड़ा का इलाका है, आरिफ वाला का और पाकपतन का इलाका है, बहावल नगर है, उसके अंदर बहावलपुर में हासलपुर का इलाका है। तो ये वाली जो पट्टी है ये लाहौर की सप्लाई के हवाले से है। कुछ शेखुपुरा वाली साइड से भी जो है वो दूध आता है। और उसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा फार्म्स तो पिंडी भटियां वाली साइड पे हैं। उसके अलावा मैं अर्ज़ करता हूँ कि हाफजाबाद, सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन और कुछ फैसलाबाद का इलाका, इनकी सप्लाई जो है वो जाती है पिंडी और इस्लामाबाद वाली साइड पे। तो यहाँ पे मतलब फार्म्स के साथ साथ जो है जो इस तरह के नेटवर्क्स के हाइडआउट्स हैं वो मौजूद हैं कि जो हवेलियों के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर जो है वो अपनी इस तरह की इलीगल जो है वो कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। और हम
विजिलेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके इन तक पहुंचते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 70% के करीब हमने इनकी कमर तोड़ दी है और अल्लाह के फजल से 1 महीने में हम इनकी बिल्कुल यहाँ से पंजाब से इनका सफाया करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पानी की अगर हम बात की जाए, मिनरल वाटर जो है लोग ख़रीद के पीते हैं और पानी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ना क्वेश्चनेबल हैं, तशवीशनाक भी हो रही हैं कि पानी ये जो पी रहे हैं ये ठीक है, ये फ़िल्टर का पानी तो नहीं भरा हुआ, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर यहाँ वहाँ भी कार्रवाइयाँ हुई हैं जहाँ पूरे एक प्लांट लगे हुए हैं, वो खुद ही पानी भर रहे हैं और ख़ुद ही पैक करके वो भेज रहे हैं दुकानों तक। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो कैंपेन्स है पानी के हवाले से साल में 4 कैंपेन्स चलती हैं, क्योंकि पानी हर किसी की ज़रूरत है। और इसमें तमाम जो पैकिंग करने वाली कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी MNCs हैं, उनके भी हम सैम्पल्स रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, मार्केट से सैम्पल लेते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ एजेंसीज़ जैसे वासा है या म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, वो जो मुख्तलिफ इलाकों में पानी की मतलब सप्लाई दे रही होती हैं, हम उनके भी जो है वो लैब टेस्ट करते हैं और उसके मुताबिक जो एक्शन लेना होता है वो हम लेते हैं। आबी पाक अथॉरिटी के साथ भी हमारा इसमें जो है वो ताउन और कोऑपरेशन चलता रहता है। लेकिन पानी में जो असल इशू आता है ना, वो सबसे बड़ा पानी के हवाले से इशू ये है कि इसमें मिस ब्रांडिंग के बहुत से इशूज़ हैं। यानी कि एक मशहूर कंपनी है, उसने अपना जो है पानी का उसका जो है वो सारा बॉटल पैक जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन क्या होता है कि गांव देहातों के अंदर दूर दराज इलाकों में मिलते जुलते नामों से लोग जो है वो एक सब स्टैंडर्ड पानी जो है वो देते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी जो है बड़ी कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। ठीक है जी साहब। अच्छा, जल्दी से हेल्पलाइन बता दें, आपकी हेल्पलाइन में किसी ने कंप्लेन करनी है तो क्या नंबर है? मैडम, हमारा हेल्पलाइन का नंबर 1223 है। इसके ऊपर आप कंप्लेन का इंदराज करवा सकते हैं। हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में भी आप जो है वो कंप्लेन्स आप लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब, जिनका कहना था कि प्रॉपर किस्म की कोशिशें की जा रही हैं और मिलावटी दूध जो है और इसके साथ साथ जो लागर जानवरों का गोश्त है उनको सीज़ किया जा रहा है। और जिन लोगों को कोई भी शिकायतें हैं वो हेल्पलाइन 1223 पे शिकायत जो है लॉन्च कर सकते हैं, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। और जो वो लोग वो जो चाहते हैं अपने दूध को सिंपल तरीके से टेस्ट करा सकें कि वो दूध जो है मिलावट शुदा तो नहीं है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर में फ्री टेस्टिंग ऑपरेटर्स है, वहाँ जाके दूध भी टेस्ट कराया जा सकता है। इसके साथ साथ FIRs भी रोज़ ब रोज़ हो रही हैं और पाकिस्तान और पूरे पंजाब को जो फूड अथॉरिटी की जो सर्विसेज हैं वो दस्तयाब हैं, जिससे कहेंगे ना कि बिल्कुल पाक हो जाएगा ये सब पंजाब। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी बात करते हैं सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। जनूबी पंजाब का इलाका जलालपुर पीरवाला हालिया सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। शदीद बारिशों और दरियाओं रेलों ने इस इलाके में तबाही मचा दी है। मकानात जो है ज़मीन बोस हो गए हैं, खेत खलियान पानी में डूब गए हैं और आवाम बेसर सामानी के आलम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सूरत हाल ये है कि मुतासरा ख़ानदान बुनियादी सहूलियात से महरूम है, पीने के साफ़ पानी की कमी है और जगह जगह बीमारियों ने डेरे डाले हुए हैं। लोग हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हैं और अब तक इतलात के मुताबिक कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे जो हैं मदनी खान वहाँ इस वक्त मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। जी मदनी, इस वक्त क्या सिचुएशन है जलालपुर पीरवाला की? जी बिल्कुल, तहसील जलालपुर पीरवाला जो इस वक्त पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा मुतासर हुई सैलाब के पानी से। इसकी अगर मैं आबादी की बात करूं तो इसकी आबादी 7.5 लाख से ज़्यादा है। इस वक्त आबादी जो है वो 5 लाख मुतासर हो चुकी है दरिया सतलुज और दरिया चनाब के पानी से। और अगर टोटल मैं रकबे की बात करूं तो 978 मुरब्बा किलोमीटर के हिसाब से इसकी टोटल जो है हदूद बनती है और इस वक्त 750 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो मुतासर हो चुका है सैलाब की हालत में। अगर मैं बस्तियों की बात करूं तो हज़ारों की तादाद में बस्तियां जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। 21 लाशें हमने यहां से उठाई हैं जो लोग इसके अंदर जो है सैलाब के अंदर पानी के नज़र हो गए थे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि 14 से ज़्याद जो लोग हैं वो अभी तक मिसिंग हैं, जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास मौजूद है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट के हवाले से हम बात करें तो गवर्नमेंट का यहाँ कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ 4 से 5 हज़ार खेमे लगाए गए थे, वो भी मुख्तलिफ जो स्कूल थे उनके अंदर, जिनमें मुश्किल से तकरीबन 50,000 लोगों के उन्होंने वो खेमे थे। उसके बाद बाकी 4 साढ़े 4 लाख जो मुतासर होने
वाले लोग हैं, अभी भी सड़कों के दोनों किनारों के ऊपर वो अपनी मदद आपके तहत दिन रात बच्चों समेत अपने सामान समेत पड़े हुए हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें ऐसे दिखाता हूँ कि ये लोग जो पिछले तकरीबन कितने दिन से आप यहाँ बैठे हुए हैं और क्या सहूलियात हैं आपके पास? मेरे ख्याल में 7 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें सहूलियात ये मिल रही है कि हम लोग यहाँ खड़े में जो भी खाना जो लंगर लेके आता है वो शहर के जो मकामी लोग हैं वो आके गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाते हैं। हमें खैमों में कुछ भी नहीं मिलता, खैमे लगे हुए हैं, खैमों के सामने हम बैठे हुए हैं, हमें खैमों में कुछ नहीं। ये जो खैमे लगे हुए हैं ये खैमे आपने अपने लगाए हैं या गवर्नमेंट लगा के दे के गई है हमें? हमने अपने नहीं लगाए। खैमों के बगैर हमारे को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ खैमे मिले। ये चारपाई वगैरह जो भी है, जो बचा था वो हम लेके आए हैं। बकाया जो डूब गया है वो घर भी डूब गए हैं। जो घर डूबे हैं ना, इनको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। तो आपकी कौन सी बस्ती थी जो डूबी है? खलीलाबाद की बस्ती थी ये। कितने बस्ती थी, कितने लोग? हमारे बीच 25 घर थे। सारे खत्म हो गए या कुछ घर बचे हुए? नहीं, कुछ भी नहीं बचा। तो आपका क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहती हैं? अभी क्या करें आप? हमारे लिए ये करें कि हम गरीब आदमी अपना पेट मुश्किल से पालते हैं, हमें कोई घर बना के दें, क्योंकि हम इतने गरीब हैं कि ये अपना पेट भी मुश्किल से पालते हैं। आपका खैमा कौन सा है? हमारा खैमा उधर है। आप मुझे अपने खैमे का विजिट करवाएंगे, उसके अंदर क्या क्या सहूलियात हैं और क्या आपको ये जो 4 पहियां रखी हुई हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई हैं? नहीं, हमारी अपनी है। जो निकाल सके वो निकाल लिया, जो नहीं निकाल सके वो बह गया है। कुछ भी नहीं बचा है। ये वाला खैमा है, मेरे 4 बच्चे हैं और इनके साथ ये सारी फैमिली हमारी है, पूरी बस्ती वाली। और छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का भी कुछ नहीं बचा है, कोई कमरा कोई मकान कुछ भी नहीं बचा है। और हम पर्दादार थे, हम सड़कों पे बेटियां और जैसे जवान बेटियां लेके बैठे हैं, बेपर्दा बैठे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ना कोई सिक्योरिटी है और ना कोई पूछने आता है। अब जो हमारा हक मार रहे हैं, मेरी अपील है इनसे कि खुदारा कोई ऐसी टीम भेजें कि इनको जो नाजायज यहाँ पे ले रहे हैं उनको निकालें और जो हकदार है उनको हक दें। नहीं, शुरू में तो गवर्नमेंट के लोग यहाँ आते थे, समझ आती थी, अब तो यहाँ कोई नजर नहीं आता। तो फिर आपको खाना वगैरह कहाँ से मौजूद? ये जो आम जो अल्फला वाले हैं, ये जो इमदादी हैं वो दे रहे हुई ना नहीं आपको? ये जो फलाही इदारे हैं वो खाना दे रहे हैं। उस पे भी गाड़ियों वाले तकरीबन बच्चे जो बाहर के लोग हैं ना, शहर के और बस्ती के जो नहीं डूबे हुए, वो लोग आके चढ़ जाते हैं। हमें खैमों में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हम लोग अपने अगर घर भी छोड़ के आए, हमारा घर डूब गए हैं, हम लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये खैमों देने से तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हमें कुछ रहने के लिए, कुछ बच्चों के कुछ उस तरीके से। इस टाइम पानी की सतह बढ़ रही है, कम नहीं हो रही भाई। ठीक है, पानी की सतह बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी खान, हमारे नुमाइंदे जलालपुर पीरवाला से हमें अपडेट कर रहे थे। इतनी कहते हैं संगीन सूरत हाल है, वहाँ के इलाका मुकीन जो है वो शिकायत ये कर रहे हैं कि कोई भी हुकूमत का एहलकार इस वक्त उनकी मदद के लिए नहीं पहुँच रहा। इसके साथ साथ फलाही इदारे जो हैं अपनी मदद आपके तहत इनको खाना और राशन पहुँचा रहे हैं, मगर बेसरो सामानी की हालत में वो कहते हैं बैठे हुए हैं। उनकी जवान बेटियाँ और भी ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल नंगे सर जो हैं वो इस वक्त आप लोगों की वाकई मुंतज़र हैं। तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा इमदाद जो यहाँ की जाए और उनका एक ही कहना है कि उनको घर बना के दिया जाए, क्योंकि 7.5 लाख आबादी जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है अगर हम जनूबी पंजाब की बात की जाए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बहुत डेवलपमेंट स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से ही गहरे और करीबी रहे हैं, मगर गुज़श्ता रोज़ रियाद में होने वाले स्ट्रेटेजिक बाहमी दफ़ाई मुआहदे ने इन ताल्लुकात को एक नई बुलंदी पर पहुँचा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जिस स्ट्रेटेजिक बाहमी दफ़ाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुमाया पहलू ये है कि अगर किसी मुल्क पर जाहिरियत होगी तो उसे दोनों मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये मुआहदा ना सिर्फ दोनों ममालिक की सलामती को मजीद मजबूत बनाएगा, बल्कि खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेकाम के लिए भी एक नई मुश्तरका अज़म को भी कायम करेगा। इस सिचुएशन पे हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब ने, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो मुआहदा पाक सऊदी ताल्लुकात एक नई जहद पे जो लेके गया है, आप क्या समझते हैं ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है किस बुनियाद पर रखा गया है? देखें, ये ना तो किसी के खिलाफ है, ये 2 मुल्कों का आपस में एक बामी दिफाई मुआहदा है और ये चलेगा और पूरे मशरिक़ वस्ता में मेरे ख्याल में ये फैल जाएगा। इसमें यूएई और कतर
भी बाकी ममालिक भी आ जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो बहुत पहले से एक हरमैन शरीफैन के हवाले से चल रहा है कि खाना काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के हवाले से हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा जब जरूरत होगी हम साथ होंगे। तो ये जो कल एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट हुआ है ये हम जहत है। इसके अंदर जब ये कहा जाता है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला और तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे, तो इसका बड़ा वाजे मतलब है कि जो कतर में जो कुछ इसराइल ने किया और अमेरिका की खामोशी थी, ये अमेरिका के खिलाफ नहीं है। वो जो अमेरिका के सिफारतकार रहे अफगानिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से, ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने बड़ा चुभता हुआ ट्वीट किया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, क्या सऊदी अरब के साथ कोई खुफिया मुआहदा है और कुछ चीजें खुलेंगी। ये तकलीफ है। दुनिया भर में अमेरिका के भी मुआहदे मौजूद हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, तो वो आपस में सिक्योरिटी के साथ हैं, जापान के साथ हैं, यूरोप के साथ हैं, जिन ममालिक के साथ भी हैं। तो वो ये नहीं होता कि ये किसी के खिलाफ हैं, लेकिन अपने दिफा के लिए मौजूद हैं। जैसे पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से 10 मई को इंडिया को मजा चखाया शिकस्त का और 4 घंटों में उसे लिटा दिया, तो ये चीजें पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मजबूत तासुर को जो तकवीत पहुंची वो हमारा इस मुआहदे का नतीजा है। और अब आगे चल के ये बहुत ज्यादा हमाजहत होगा जब हम डिफेंस पैक्ट में आएंगे। तो मैं तो 9 सितंबर से ये कह रहा हूं कि आप हमारे इक़्तिसाद संभालें अरब कंट्रीज और हम आपका दिफा संभालेंगे। तो पहली कड़ी और बहुत बड़ी कड़ी कि हमारे ऊपर, हमारे कांधों पे हरमैन शरीफैन की भी जिम्मेदारी आई पाकिस्तान के ऊपर कि आप उनकी भी हिफाजत करेंगे, मुमलिकत सऊदी अरब की भी करेंगे। तो ये चीजें फिर आगे चल के एक पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं और ये किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए जब ये किया है तो वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, वहां से वो अमेरिका जा रहे हैं जहां सदर ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात मुतवक्को है। तो ये कोई आइसोलेशन में तो नहीं कर रहे ना कि हम जा रहे हैं जी कि वहां पे उनको ना पता हो, ये पता हो, लेकिन और ना सऊदी अरब कोई अमेरिका से हट गया है इस मुआहदे के नतीजे में। जो उनके साथ उनके मुआहदे हैं वो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का जो चाइना के साथ एक ताउन रहा और हमने बुनियादी तौर पे इंडिजिनस अपना जो डिफेंस किया साइबर वारफेयर में, हमने जिस तरीके से राफेल को फेल किया, हमने S-400 गिराया, हमने जो इसराइली ड्रोन आए, इसराइली टेक्नोलॉजी को इसी जंग में 3-4 मुल्कों की हमने टेक्नोलॉजीज को शिकस्त दी और अपनी भरपूर दिफाई सलाहियतें दुनिया के सामने लाई। आपको पता है सबसे पहले जो अमरीकी नाज़िमुल उमूर है वो सबसे पहले हमारे एयरफोर्स हेडक्वार्टर आई जंग जीतने के बाद कि ये किया कैसे, और फिर दुनिया भर से आए लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसपे वजीर आजम ने जैसे F-15 पे उनका इस्तकबाल किया गया, सऊदी तैयारे लेके गए उनको, वजीर आजम को अपनी फिजाई हदूद से, और फिर वहां पे जो स्पेशल कारपेट इस्तकबाल था वो एक अलग गमाजी थी, जैसे ट्रंप का हुआ उस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया गया। बिल्कुल सर, ये वो चीजें हैं जो दुनिया को दिखाती हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। जी जी, देयर इज़ नो सेकंड थॉट। ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ है, बहुत शानदार किस्म का इस्तकबाल हुआ है। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान की खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा, ख़ास तौर पर अगर ईरान की बात की जाए या अरब ममालिक के तनाज़ुर में हम देखें तो? देखिए इसराइल और ईरान की जंग में जहां पाकिस्तान खड़ा था वहीं सऊदी अरब खड़ा था, तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान में अब वो बाहमी रकाबत नहीं रही, जिसकी वजह से हमेशा ये परेशानी रहती थी कि आप ईरान के साथ करेंगे तो सऊदी अरब क्या करेगा, सऊदी अरब करेंगे। अब सबको पता है कि उम्मत मुस्लिमा इसराइल के निशाने पर है और सब ने इसको देख लिया हुआ है। तो दिफाई कुव्वत के हिसाब से पाकिस्तान के साथ पैक्ट करना बिल्कुल ईरान के खिलाफ कतन नहीं है। ये लोगों के अंदर इश्तियाल दिलाने वाली बात है, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का बाहमी मुआहदा है। ये बिल्कुल ऐलान नहीं करता कि हम फलां मुल्क के खिलाफ कोई अटैक करने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर मुआहदा ऐलान करता है कि दोनों ममालिक में से जहां कहीं जारियत होगी जिस पे मुसल्लत की जाएगी उसमें दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ देंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो मुआहदा कल तय पाया है, सिग्नेचर्स हुए हैं और बड़े खुशी खुशी दोनों मुल्क जो हैं आपस में मज़ीद जो है इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, जो हमारे फॉरेन स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें तो उनका क्या रिएक्शन आएगा, भारत का और इसराइल का रिएक्शन इस वक्त क्या आएगा, ख़ास तौर पर कल के इस मुआहदे के ऊपर? देखिए इंडिया को बहुत कैलकुलेट करके बात करनी पड़ेगी। इंडिया की जो बाहमी सरमायाकारी है
सऊदी अरब की बहुत कसीर सरमायाकारी वहां पे इंडिया में मौजूद है, और इंडिया बहुत ज्यादा ज़र मुबादला सऊदी अरब से कमा रहा है, उनकी बहुत लेबर वहां मौजूद है। तो ये नहीं हो सकता कि ये इस किस्म की गुफ्तगू करे। जैसे हमें सऊदी अरब ने अगर इंडिया के साथ कोई पैक्ट किया, सरमायाकारी की, तो हमने कोई इतराज नहीं किया। हम अपने यहाँ ये सवाल उठाते थे कि हमारे साथ एग्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा, और पाकिस्तान ने कभी नहीं इतराज किया कि कोई दूसरा मुल्क, ये हर एक का इक़्तिदार आला है कि वो अपने तिजारती दिफाई मकासद के लिए किसी से भी तामुन करे। जब जैसे ईरान की बात है, चाबहार उन्होंने बनाया जब हमारा गवर्नर स्टैब्लिश हो रहा था, जो अभी तक चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत साजिशें भी हुई, कुछ हमने डिले किया, तो क्या हमने कह दिया ईरान को कि आपने चाबहार इंडिया के साथ क्यों बनाया? नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है, ये बंदरगाह ईरान की है, उन्होंने अपने फैसले करने हैं, हमें अपने फैसले करने हैं। तो ये इसराइल बोले, वो तो पहले भी बोल रहा था कतर के साथ, उसने पाकिस्तान का नाम 9/11 के हवाले से लिया, 2-3 दफा कह चुके हैं। हमने जब यूएन में जनरल असेंबली में भरपूर जवाब दिया तो फिर उन्होंने माफी भी मांगी। अब नेतन्याहू को समझ नहीं आ रही, जो कुछ वो गजा में कर रहे हैं, जो मजालिम ढा रहे हैं, उस पर यूरोप में बड़ी ताकतवर आवाजें आ रही हैं। मुमालिक इस फलस्तीन की अथॉरिटी को तस्लीम करने जा रहे हैं, जिसपे अमेरिका भी खबरदार कर रहा है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज अपने इंसानी हकूक के हवाले से फैसले करते हैं, बात करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के बामी मुफाद हैं। बस जो पहली बात मैंने आपसे कही थी कि ये मशरिक वस्ता तक बतदरीज जाएगा मुआहिदा दिफाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आमिर इलियास राना साहब, ये बताइएगा कि जो मुआहिदा है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी कोई पॉजिटिव रोल अदा करेगा, जैसे दिफाई सनत में शराकत दारी या सऊदी सरमायाकारी में जो इजाफा हो रहा है? देखिए, दिफाई मुआहिदा अज खुद एक डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की लाएगा, उनको अपने दिफा के लिए चाहिए, हमने साबित किया है। और फिर जब जब इतने अहम उसमें हम चले जाएंगे तो फिर ये जो दूसरी सरमायाकारी है ना, ये साथ साथ होती जाएगी इंशाल्लाह ताला। जब एक बड़ा काम हो गया जिसकी वजह से काफी टाइम लग रहा था, और 10 महीने ही उसको बिल्कुल भरपूर अंदाज से हमें काम दिखाया कि हमने इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद सबका एतमाद भी बना। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर आप बिजनेस के हवाले से कहें, इंडस्ट्री के हवाले से कहें, जरूर जो है सरमायाकारी सऊदी भी आएगी और बाकी खलीजी ममालिक की भी आएगी। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, किसी एक मुल्क पर हमला को दोनों पर हमला तस्वर करने की जो शिक है, खित्ते की स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर किस तरह असर कर सकती है? क्या ये जो स्टेटमेंट आई है, ये कतर पर जो हमला हुआ तो उसके बाद ये चीज़ शामिल हुई कि मुस्लिम उम्मा जो है इकट्ठे हो जाए? नहीं, फिलहाल तो ये 2 मुल्कों का मुआहिदा है। कतर में तो पाकिस्तान ने तजवीज दी है ना एक टास्क फोर्स मुश्तरका बनाने की, वो अलग से एक चीज तय होगी तो होगी तो सामने आ जाएगी। कोई खुफिया तो मुआहिदा हो नहीं सकता। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मुआहिदा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी मुआहिदा है, ये कतर यूएई की तरफ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फैसले करेंगे। आपको और हमें रिएक्शंस देख लेने आज आ जाएंगे शाम तक। अमेरिका को तो पता है, अमेरिका रिएक्शन देने से कोई चूकता तो नहीं, सदर ट्रंप को कोई मसला तो नहीं है बात करने से, लेकिन हमारी एक मीटिंग भी है उनके साथ, और जाहिर है कि ये इस अमेरिका के तो खिलाफ नहीं है। सऊदी अरब ने हमसे मुआहिदा किया है, हमने उनसे किया है, तो ये बाहमी एहतराम के साथ, बाहमी इज्जत और बाहमी दिफा के लिए है। अब अगर कोई दोनों पे हमला करता है तो बिलफर्ज आप ये करें कि इसराइल उधर हमला करता है या इधर करता है, इंडिया हमारी तरफ करता है, सऊदी अरब की तरफ तो नहीं करता। तो ये दोनों मुमालिक की अब मुश्तरका जिम्मेदारी होगी कि उस चैलेंज से निपटे। ये मुआहिदे की बुनियादी बात है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, जैसे इसराइल की बहुत सी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया में है, न्यूम सिटी बना है आपके सामने, रेड सी के ऊपर इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, यूएई में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं इसराइल की। अब तो ऑन द शेल्फ जो है उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सरेआम बिक्री होती हैं, उनके फ्लैग जगह जगह प्लेसमेंट है। तो ये कैसे इस चीज़ को बैलेंस कर सकेंगे कि एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, दूसरी तरफ एक ब्लॉक बन रहा है, तीसरी तरफ जो है वो एक दुनिया का नक्शा ही चेंज हो रहा है, एक इक़्तिदार आ रहा है मुस्लिम उम्मा में। कैसे आप इस चीजों को विजुलाइज कर रहे हैं? देखिए, यूएई और इसराइल के दरमियान में तो बाकायदा सिफारती ताल्लुकात मौजूद है ना, तो उसको तो आप अलग कर दें। और जैसे इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, हमें उससे कोई मसला नहीं है कि कौन किसके साथ ताल्लुकात रखता है। और अगर शहूनी इन्वेस्टमेंट किसी भी नाम पे आ रही है, बराह रास्त नहीं आ रही, इनडायरेक्ट आ रही है, तो वो ये मसला सऊदी अरब का, मेरे और आपका नहीं है कि वो अपने मुल्क के लिए किसी और मुल्क से क्या मुआहिदा करते हैं। जब बात हमारी और सऊदी अरब की होगी तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने अभी जैसे मिसाल दी आपको इंडिया की कि वो सऊदी अरब के साथ पैक्ट है ना इन्वेस्टमेंट उनकी, और उनके लेबर वहां पे काम करती है। अब चाइना और इंडिया के दरमियान में लड़ाई है, वहां तिजारत भी जारी है। हमारी तो लड़ाई इस तरह की है कि हमने हर तरह के ताल्लुकात बंद किए हुए हैं। हमने दोनों ने, जब 10 मई का आया तो हमने एयर बंद की, जब उन्होंने हमला किया तो एयर स्पेस दोनों तरफ से बंद है, दोनों को नुकसान हो रहा है। तिजारत जब 5 अगस्त 2019 को
हुआ था, मकबूजा कश्मीर को उन्होंने अपनी स्टेट का दर्जा दिया, अपने आइन के हिस्से में डाल दिया, तो तिजारत का जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू थी वो भी बंद हो गई। तो ये अलग चीज है, हर मुल्क का अपना राइट है। मैं नहीं समझता कि वो सऊदी अरब कोई छोटा बच्चा है कि वो किसी के साथ बात करने से पहले, हाँ उन्होंने जो बात की है और हमने जो बात की है वो बाहमीम दिफा किया, हमें इस तरफ रहना चाहिए। वो किसी के साथ क्या मुआहिदा करते हैं, हमारा उससे कोई गर्ज नहीं है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब, जिन्होंने बहुत डिटेल तरीके से हमें बताया है कि ये जो एक अहम मुआहिदा हुआ है ये एक पूरा पस मंज़र है, एक स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इस खित्ते के हवाले से जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो हुई है। इससे पाकिस्तान की ना सिर्फ मिलिट्री दिफाई अहमियत बढ़ी है बल्कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया में एक बहुत ही मजबूत तरीन मुल्क के तौर पर सामने आया है। और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का जो बेड़ा है वो भी पाकिस्तान को दिया गया है। ये मुआहिदा जो है एक बहुत बड़ा संगे मील कहा जा रहा है, ये इनकलाबी मुआहिदा है, गैर मामूली मुआहिदा किया गया क्योंकि ऐसे किसी मुस्लिम उम्मा की तारीख में सबसे बड़ा मुआहिदा देखा गया है। व्यूअर्स, आज का शो आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त भी और बहुत पॉजिटिविटी भी लाता है। हमारे पेजेस पे जाएँ और हमारे कॉन्टेंट पर प्लीज़ अपने व्यूज़ दें और मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।